यहाँ तक कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी ये पता नहीं था कि हम एक ऐसा फोन बनाने जा रहे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देगा। केवल एक इंसान के अलावा किसी को भी ये पता नहीं था कि ये फोन कैसे बनेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों कर्मचारी उस फोन को बनाने में लगे हुए थे जो एक इंसान के दिमाग का आइडिया था। और कमाल तो ये देखिए कि उस इंसान ने ये आइडिया उस फोन को बनाने वाले इंजीनियर्स के साथ भी शेयर नहीं किया था। तो इंजीनियर्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर हम ऐसा कौन सा फोन बनाने वाले हैं जो हमें ही नहीं पता है। और ये पूरा काम एक सीक्रेट बिल्डिंग में हो रहा था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के आसपास रहने वालों को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर इस बिल्डिंग में चल क्या रहा है। और ये प्रोसेस पूरे 2.5 साल तक चली। आखिरकार 2.5 साल की मेहनत के बाद जनवरी 2007 में स्टीव जॉब्स नाम के इस शख्स ने दुनिया के सामने पहली बार आईफोन को लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला स्क्रीन टच स्मार्टफोन था। दुनिया ने पहली बार ऐसा जादुई फोन देखा जिसे देखकर वो बार बार हैरान हो रहे थे। एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब देखो आज की जनरेशन खाने में भले ही 2 रोटी कम खा लेगी, लेकिन उनका एक सपना होता है कि भाई मुझे आईफोन ही यूज करना है, मुझे एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आज हर किसी के लिए एप्पल के प्रोडक्ट अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने का एक जरिया बन चुका है। तो एप्पल को स्टेटस सिंबल बनाने वाले इंसान थे स्टीव जॉब्स, एक ऐसे इंसान जिसने कभी भी मार्केट से ये कॉम्पिटिशन नहीं किया कि भाई मुझे उससे अपना प्रोडक्ट बेहतर बनाना है, बल्कि ये कुछ ऐसा बनाने में यकीन रखते हैं जिसे कोई सपने में सोच भी नहीं सकता है। और यही इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने का आइडिया इन्हें दुनिया में सबसे अलग रखता है। तो चलिए जानते हैं कि स्टीव जॉब्स की इस जर्नी की शुरुआत कहां से और कब से हुई थी। तो स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में अमेरिका में ही हुआ था। अब आपको उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि उनके जो असली माँ बाप थे उन्होंने स्टीव जॉब्स को नहीं पाला था, बल्कि किसी और कपल ने उनको गोद लिया था और यहीं से उनका अपना सरनेम मिला जॉब्स से। तो इनके जो पिता थे वो शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों से जुड़े हुए थे और यहीं से स्टीव जॉब्स का रुझान टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजों की ओर हो गया था। हालांकि अपनी हाई स्कूल के समय से ही वो काफी टैलेंटेड थे और टीचर भी उनसे काफी इंप्रेस हुआ करते थे। तो उनके इसी टैलेंट को देखते हुए उनके टीचर ने तो यहाँ तक भी कहा था कि भाई आप एक क्लास जंप करके अगले क्लास में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन उनके पेरेंट्स इस बात पर राजी नहीं हुए थे। तो जब उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी तो उसके बाद कॉलेज में पहुंचे, लेकिन कॉलेज काफी महंगा था और घर इतना अमीर था नहीं कि भाई वो इतनी महंगी फीस अफोर्ड कर सके। तो उन्हें भी ये तो समझ में आ गया था कि भाई कॉलेज में टिकना तो मुश्किल है। तो उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया और एक क्रिएटिव क्लास को ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो कैलीग्राफी का कोर्स सीखने लगे। इस कोर्स में फॉन्ट्स की डिजाइन को बनाना सिखाया जाता है। अब इसी समय उन्हें एक बढ़िया दोस्त मिल जाता है जिसका नाम था स्टीव वोजनियाक। अब इन दोनों की बढ़िया बॉन्डिंग बनी क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी रखते थे, वहीं स्टीव जॉब्स की रुचि भी इन चीजों में पहले से ही थी। तो अब दोनों मिलकर कुछ बड़ा तो करना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि भाई दोनों की आर्थिक स्थिति खराब थी। कुछ करना तो छोड़ो, स्टीव जॉब्स के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो भरपेट भोजन कर सके। कभी कभी तो वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को बेच करके अपना गुजारा किया करते थे। वहीं हर संडे के संडे वो अमेरिका में ही पास के एक राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाया करते थे। अब वहां जाने का उनका कोई विशेष लगाव तो था नहीं, बस एक ही कारण था कि भाई वहां पर फ्री में प्रसाद मिल जाया करता था, तो वहीं पर वो अपना भरपेट भोजन कर लिया करते थे। अब देखो टैलेंट तो उनके अंदर था ही। तो 1972 में उन्हें एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल गई। अब जॉब में क्या होता है कि भाई सुबह 9 बजे जाओ और शाम को 5 बजे वापस आ जाओ। कुछ इनोवेटिव काम करने का मौका तो वहां पर मिलता है नहीं, तो इस वजह से वो अपनी नौकरी से कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे और आखिरकार इसी वजह से उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। लेकिन देखो जब तक नौकरी की तब तक थोड़े बहुत पैसे तो जमा किए ही थे, तो उन पैसों से उन्होंने कुछ और करने के बजाय भारत में आने का फैसला किया। जी हाँ, हमारे भारत में आने का फैसला किया। अब इसका कारण देखो ये हो सकता है कि एक तो वो हमेशा उस राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाया करते थे, तो उन्हें भारतीय संस्कृति से काफी प्रेम हो गया था और वो भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते थे। वहीं उनके एक दोस्त भी थे, उन्होंने भी उनको भारत आने की सलाह दी थी। तो 1974 में उन्होंने भारत में कदम रखे और यहाँ पर करीब 7 से 8 महीने गुजारे, जहाँ पर वो उत्तर प्रदेश गए, हिमाचल प्रदेश गए और दिल्ली में भी थोड़ा बहुत समय गुजारा। अब उन्होंने नीम करोली बाबा जी का नाम सुना हुआ था, लेकिन जब वो उनके आश्रम में पहुंचे तो पता चला कि भाई उनका तो 1973 में ही निधन हो चुका है। हालांकि इसके बाद वो किसी दूसरे बाबा जी से भी मिले। वो भारत में बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुए थे। उनके साथी दोस्त स्टीव वोजनियाक बताते हैं कि भाई जब वो भारत से वापस लौटे थे तो उनका सिर मुंडा हुआ था। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई भारत से आने के बाद वो पूरी तरह से बदल चुके थे, साधारण कपड़ों में रहने लगे थे और उनका माइंड सेट भी पूरी तरह एकाग्रचित हो गया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन बाबा जी से वो मिलने के लिए आए थे वो उन्हें मिले नहीं, तो उन्हें आध्यात्म की प्राप्ति भी नहीं हुई। लेकिन देखो कुल मिलाकर बात यह है कि 6-7 महीने भारत में गुजारकर उन्होंने भारत की संस्कृति को करीब से देखा था। हालांकि भारत से वापस आकर उन्होंने एक बार दोबारा से जॉब ज्वाइन कर ली थी। अब इसी समय स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त दोनों ही डिजिटल चिप पर खूब बातें किया करते थे और उस समय
डिजिटल चिप ऐसी चीज थी जिसके बारे में शायद लोगों को अंदाजा भी नहीं था। अब देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1973 में ही बन गया था, लेकिन वो एक कंप्यूटर ही 6 रेफ्रिजरेटर के बराबर हुआ करता था। तो स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक दोनों ने सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसा छोटा सा कंप्यूटर बनाया जाए जिसे लोग अपने घर में या ऑफिस में आसानी से काम में ले सकें। तो स्टीव जॉब्स के घर में ही एक गैराज था, तो दोनों ने वहीं पर कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया और अपनी कंपनी का नाम रखा एप्पल कंप्यूटर। अब 1976 की बात है, दोनों ने काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार कंप्यूटर बना दिया और इसका नाम रखा गया एप्पल 1। हालांकि देखो, इसमें न तो कोई मॉनिटर था और न ही कोई कीबोर्ड। अब इस कंप्यूटर को वैसे तो उनके दोस्त वोजनियाक ने तैयार किया था और उनका प्लान था कि भाई हम ऐसे 50 कंप्यूटर्स और बनाएं और उनको बेचें और मुनाफा कमाएं। लेकिन उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और समस्या तो पैसों की ही थी। तो इसके लिए स्टीव जॉब्स ने तो अपनी एक कार को बेच दिया और उनके जो दोस्त थे उनके पास अपना काफी महंगा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, उसको बेच दिया। अब वैसे आज के समय में ये एप्पल 1 कंप्यूटर काफी कम बचे हैं। अब इस कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर इसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसको एकमात्र व्यक्ति केवल वोजनियाक ही रिपेयर कर सकते थे। इसके बाद 1978 में उन्होंने एप्पल 2 को लॉन्च किया। अब एप्पल 2 में एप्पल 1 की तुलना में काफी बढ़िया फीचर्स थे, कुछ और नई चीजें भी जोड़ी गई थी, तो लोगों के बीच में भी ये जबरदस्त पॉपुलर हुआ। इससे एप्पल 2 मॉडल से कंपनी की सेल्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई। कंपनी की सेल 700% से बढ़कर $139 मिलियन पर पहुंच चुकी थी और 1980 में एप्पल शेयर बाजार में भी लिस्ट हो जाती है और एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। वहीं ट्रेडिंग के पहले ही दिन इसका वैल्यूएशन $1.2 अरब पर पहुंच जाता है। यानी कह सकते हैं कि भाई 1980 में आकर ये कंपनी एक बड़ी पहचान के तौर पर स्थापित हो जाती है और दुनिया में ये एक जानी मानी कंप्यूटर कंपनी बन जाती है। अब 1983 में इनके जो साथी दोस्त थे वोजनियाक, वो कंपनी को छोड़ देते हैं। तो फिर स्टीव जॉब्स ने पेप्सी कोला के मार्केटिंग एक्सपर्ट जॉन स्केली को अपनी कंपनी में सीईओ बनने का ऑफर दिया, जिससे वो मान गए और कंपनी में सीईओ बन जाते हैं। अब 1984 की बात है। 1984 में एप्पल ने एक कमाल का प्रोडक्ट निकाला, उसका नाम था मैकिंटोश। ये दुनिया का पहला ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर था जो स्क्रीन और माउस से चलता था और दूसरी बात कि ये सस्ता भी था। लेकिन यहाँ पर एप्पल के लिए दूसरी कई प्रॉब्लम से सामने आना शुरू हो जाती है। पहली बात तो ये कि जब एप्पल ने शुरू में अपना पहली बार कंप्यूटर निकाला था तो उस समय मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर मौजूद ही नहीं था, तो उसे वहां पर जबरदस्त सक्सेस मिल रही थी। लेकिन बाद में IBM नाम की एक कंपनी और थी, वो भी पर्सनल कंप्यूटर्स के सेगमेंट में अपना दबदबा बढ़ाए जा रही थी। तो अब एप्पल का मुकाबला IBM कंपनी के साथ हो रहा था। तो जब 1984 में एप्पल ने अपना मैकिंटोश कंप्यूटर रिलीज किया था, वो बेशक कमाल का था और उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो IBM कंप्यूटर के सामने नहीं टिक पा रहा था। और दूसरी बात यह भी है कि भाई कई कंपनियां उनके इस कॉन्सेप्ट को चुरा करके एप्पल के जैसे सेम कंप्यूटर बनाकर सेम टू सेम कॉपी करके ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेच रही थी। तो इसका खामियाजा भी सीधे सीधे एप्पल कंपनी को भुगतना पड़ा। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई कंपनी को लॉस हो रहा था। तो फिर स्टीव जॉब्स और उनके कंपनी के सीईओ के बीच कुछ विवाद हो जाता है। तो इन सभी कारणों को मिलाकर के स्टीव जॉब्स ने 1985 में एप्पल कंपनी को छोड़ दिया, या कह सकते हैं कि भाई उनको निकाल दिया गया। अब आप देखिए कि जिसने कंपनी खड़ी की थी, आखिरकार उसी इंसान को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया जाता है। स्टीव के साथ ही साथ उनके 5 और करीबी दोस्त थे, वो भी उनके साथ ही निकल जाते हैं। तो एप्पल को छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट नाम की एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिसमें वो मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया करते थे। इधर एप्पल कंपनी की बात करें तो 1990 तक तो वो कंप्यूटर्स के जरिए जबरदस्त मुनाफा कमा रही थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर कम होने लगा और कंपनी डूबने लगी। देखो, क्योंकि कंपनी में कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा था और जो इंसान इनोवेशन कर सकता था वो कंपनी में था नहीं। तो आखिरकार एप्पल की भी अकल ठिकाने आ चुकी थी कि भाई कैसे भी करके स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस लाना ही पड़ेगा। तो स्टीव जॉब्स ने जो कंपनी बनाई थी नेक्स्ट, उस कंपनी को 1996 में एप्पल ने ही खरीद लिया और पूरे 12 साल बाद 1997 में स्टीव जॉब्स वापस कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। स्टीव ने कंपनी में सीईओ के रूप में ज्वाइन किया था और उसके बाद तो मानो कंपनी को अलग ही पंख लग जाते हैं। अब देखो, इन 12 सालों के लंबे अंतराल में एप्पल के अंदर कुछ भी नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। तो जैसे ही स्टीव जॉब्स ने कंपनी को संभाला, उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो मार्केट में जबरदस्त पॉपुलर हुए। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर की बिक्री तो बढ़ाई थी, साथ ही साथ iBook, iPod, MP3 प्लेयर्स जैसे और कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए। 2001 में इन्होंने एक गेम चेंजर प्रोडक्ट लॉन्च किया, iPod पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर। अब देखिए, वैसे तो मार्केट में MP3 प्लेयर्स और भी मौजूद थे, लेकिन जैसा कि एप्पल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से मुकाबला नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसा लेकर के आता है कि भाई जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब इन iPod का दिखने में काफी शानदार लुक भी था और ये
आईपॉड अपने में 1000 गाने स्टोर कर सकता था। इससे पहले दुनिया ने न तो कभी ऐसी चीज की कोई कल्पना की थी और न ही कभी ऐसी चीज के बारे में सुना था। तो ये यूनिक प्रोडक्ट होने की वजह से मार्केट में काफी सक्सेस रहा। और देखिए, एप्पल कंपनी को दुनिया में हमेशा अपने इनोवेशन के लिए ही जाना जाता है और ये उस समय नजर भी आया जब उसने आईफोन को पहली बार दुनिया के सामने लॉन्च किया। अब आपको पता है कि जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो उस जमाने में ब्लैकबेरी, नोकिया और पालम ये उस जमाने के लेटेस्ट फोन हुआ करते थे और मार्केट पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो उस समय स्टीव जॉब्स ने ये नहीं सोचा कि यार मुझे इनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना है, बल्कि एक अलग ही फोन के आइडिया पर काम करने लगे। एक बुक है द सीक्रेट ऑफ द आईफोन, इसमें लिखा हुआ है कि आईफोन को किसी तरह से बनाया गया था। इस मोबाइल फोन को बनाने का आइडिया केवल स्टीव जॉब्स को ही पता था और स्टीव जॉब्स ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था प्रोजेक्ट पर्पल। इसके लिए उन्होंने एक अलग बिल्डिंग को खरीदा और कंपनी के अंदर जो सबसे बेस्ट इंजीनियर्स थे उनकी अलग से छटनी की गई और उनको इस बिल्डिंग में लाया गया। स्टीव ने साफ साफ कह दिया था कि भाई कंपनी से बाहर का कोई भी आदमी इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा। बिल्डिंग के अंदर ही एक सील्ड लैब तैयार की गई। इसकी खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रहा करते थे। अब देखिए, इस बिल्डिंग में 24 घंटे काम चालू रहता था। जो इंजीनियर्स इसमें लगे हुए थे वो यहीं पर सोते थे, यहीं पर खाते थे। और देखो, स्टीव ने इसके लिए पहले ही शर्त रख दी थी कि भाई आपको दिन रात काम करना होगा और टीम के किसी भी मेंबर्स को इस बिल्डिंग से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो इस वजह से इस लैब को पर्पल डोम के नाम से भी जाना जाने लगा। वहीं देखो, इस प्रोजेक्ट पर्पल में जितने भी इंजीनियर्स शामिल थे उनको भी नहीं पता था कि भाई आखिर में फाइनली कौन सा प्रोडक्ट निकल करके आने वाला है। और आखिरकार पूरे 2.5 से 3 साल की मेहनत के बाद 2007 में दुनिया के सामने पहला आईफोन लॉन्च किया गया। स्टीव जॉब्स ने करीब 1 घंटे तक इस आईफोन का प्रेजेंटेशन दिया और कई सारे इसके फीचर्स दिखाए। जब पहली बार लोगों ने ये फीचर देखे तो सबके सब हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले इन फीचर्स के बारे में जानना सुनना तो दूर, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसके फीचर थे कि जैसे कि ये दुनिया का पहला टच स्क्रीन डिवाइस था। इसमें एक बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ था। इसके अंदर 2 मेगापिक्सल तक का कैमरा और 8 GB तक इसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी। म्यूजिक और वीडियोज का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल पर मिल सकता था। वहीं कई फोन कॉल्स को एक साथ मर्ज करके बात की जा सकती थी। अब देखो, यहाँ पर एक कमाल की बात और हो रही थी कि भाई जब स्टीव जॉब्स आईफोन लॉन्चिंग का प्रेजेंटेशन दे रहे थे उस समय जो एप्पल के इंजीनियर्स थे, यानी जिन्होंने यह फोन बनाया था, वो नशे में पड़े थे। वे ऑडियंस के बीच में बैठकर विस्की पी रहे थे। दरअसल वो इंजीनियर्स नर्वस और डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि भाई जिस समय स्टीव जॉब्स दुनिया के सामने आईफोन के फीचर बता रहे होंगे, अगर उस समय डिवाइस में कोई गड़बड़ी हो गई या डेमो दिखाते समय ये अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया तो उन्हें स्टीव जॉब्स के गुस्से को झेलना पड़ेगा। और ये बात सही भी है कि जो पहला आईफोन बना था उसमें कई सारी खामियां थी। उसमें 1 या 2 बार तो नॉर्मली वीडियो या सॉन्ग प्ले हो सकते थे, लेकिन अगर उस पर कंप्लीट वीडियो चलाई जाती तो शायद वो क्रैश कर सकता था। और लॉन्चिंग के समय स्टीव जॉब्स जिन एप्स का डेमो दिखा रहे थे वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से इंजीनियर्स डर रहे थे कि भाई कहीं बीच में ही ये क्रैश न मार जाए। जब इंजीनियर्स इस फोन को बना रहे थे तब उन्होंने इसमें iOS, स्लाइड टू अनलॉक, टच म्यूजिक प्लेयर, बाउंस बैक इफेक्ट और टेक्स्ट मैसेज कन्वर्सेशन जैसे कई फीचर्स बनाए थे। लेकिन जब इन फीचर्स को स्टीव जॉब्स के सामने पेश किया गया था तो उन्होंने सॉफ्टवेयर टीम को पता क्या कहा कि भाई अपना सिर दीवार में मार लो, क्योंकि स्टीव जॉब्स जैसे फीचर्स इसमें चाहते थे उन्हें वैसे फीचर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो उसके बाद आईफोन की सॉफ्टवेयर टीम तब तक उस बंद कमरे में लगी रही जब तक कि स्टीव जॉब्स ने जिन फीचर की कल्पना की थी वो वाले फीचर मिल नहीं गए थे। स्टीव जॉब्स ऐसा वाला फोन बनाना चाहते थे कि जो दिखने में एकदम कूल हो, और इस कूल बॉडी को बनाने के लिए ही लगभग $150 मिलियन कंपनी ने खर्च कर दिए थे। और ये रकम उस जमाने में काफी बड़ी थी। और जब स्टीव जॉब्स के सामने काफी सारे डिजाइन पेश किए गए तो उन्होंने काफी सारे डिजाइन को रिजेक्ट पे रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार एक आईफोन के डिजाइन को फाइनल किया गया था। जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार इसका प्रेजेंटेशन दिया था उसके बाद भी लॉन्च होने में इसे 6 महीने लग गए थे और इसकी पहली कीमत रखी गई थी $499। उस जमाने में देखा जाए तो ये काफी महंगी रकम थी, लेकिन इतना महंगा फोन होने के बावजूद भी मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही 2.5 लाख आईफोन बिक गए थे और एक महीने में यह आंकड़ा 10 लाख को क्रॉस कर गया था। और देखिए, एप्पल ने अगर एक बार आईफोन बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसमें कुछ और इनोवेशन नहीं होगा। एप्पल ने अपने जितने भी आईफोन लॉन्च किए हैं हर बार उसमें कुछ नया इनोवेशन देखने को मिला है। अगर हम पहले आईफोन को देखें तो उसमें केवल 2G और नॉर्मल यूजर इंटरफेस ही था। इसके बाद आईफोन 3G आया, फिर आईफोन 4S आया, उसके बाद आईफोन 4, 5, 6, 7, 8 करते करते आज आईफोन 15 आ चुका है। आज आईफोन के लुक और डिजाइन को कॉपी करने की ना काफी कंपनीज कोशिश कर चुकी है, लेकिन कोई भी एप्पल के सामने नहीं टिक पाई है। एप्पल जो टेक्नोलॉजी आईफोन में यूज करती है उस टेक्नोलॉजी को पकड़ना बाकी कंपनियों के लिए काफी मुश्किल है। देखिए, एप्पल कंपनी में सबसे खास चीज होती है डिजाइन, और ये केवल आईफोन तक ही सीमित नहीं है। आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को उठा करके देख लो, डिजाइन तो मानो एप्पल के डीएनए में बसी हुई है। और स्टीव जॉब्स के लिए किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जैसे कि 2009 में ये आईफोन के अंदर पोर्ट्रेट फीचर डेवलप कर रहे थे और
पोर्ट्रेट फीचर एक ऐसा फीचर है जो उस समय केवल महंगे लेंस वाले कैमरे में ही मिल सकता था, लेकिन एप्पल को ये फीचर अपने फोन में देना था, तो उसने पोर्ट्रेट मोड को समझने के लिए दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स की पोर्ट्रेट काफी सारी इमेज मंगवाई और इसके एल्गोरिदम को समझने के लिए अपनी 40 स्पेशल टीम इस काम में लगा दी। और फिर जब आईफोन 7 प्लस को लॉन्च किया गया तो इस फोन में यह पोर्ट्रेट मोड दिया गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, एप्पल जब पहली बार अपना आईपॉड लॉन्च करने की तैयारी में था तो इंजीनियर्स ने काफी मेहनत करके एक शानदार आईपॉड तैयार किया, लेकिन जब इसे स्टीव जॉब्स के सामने अप्रूवल के लिए ले जाया गया तो उनका रिएक्शन हैरान कर देने वाला था। उन्होंने आईपैड को उठाया और वहां पास ही में बने एक फिश टैंक में फेंक दिया। ये देखकर इंजीनियर्स शॉक्ड रह गए। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि भाई इसका वजन बहुत ज्यादा है और ये साइज में भी काफी बड़ा है, तो लोगों को ये पसंद नहीं आने वाला। तब इंजीनियर्स ने कहा कि सर इससे छोटा आईपॉड बनाना नामुमकिन है। तो स्टीव जॉब्स ने उस पानी में पड़े हुए आईपॉड की तरफ देखते हुए कहा कि देखो अभी इसमें बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब कि भाई इसमें और भी जगह है और इसे और छोटा बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर स्टीव जॉब्स का मोटिव तो ये रहता है कि भाई कुछ बेहतर प्रोडक्ट लाया जाए, लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स पब्लिक के बीच में एम्प्लॉयज की बेइज्जती किया करते थे और दूसरों के काम के लिए खुद क्रेडिट लेते थे। उनके ऊपर एक बुक लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर उनके मुताबिक कुछ काम नहीं होता था तो वो अपने पूरे ऑफिस को सिर पर उठा लेते थे। यानी आप स्टीव जॉब्स को सन की भी कह सकते हैं। अब देखिए एप्पल जब भी कोई नए प्रोडक्ट पर काम करती है तो उसकी खबर कंपनी के किसी एम्प्लॉय को भी नहीं लगने देती है। दरअसल इसका वर्क कल्चर ही कुछ ऐसा है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको एक एक कोड नेम दिया जाता है और उसे स्पेशल प्रोडक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी बाकी लोगों को भी ये नहीं बता सकते कि भाई वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जब इनके बीच आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें भी ग्रामर और पंक्चुएशन से जुड़े कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। यानी हर एक डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए तो उसको ट्रैक नहीं किया जा सके। अगर आप एप्पल के हेडक्वार्टर को देखोगे तो ये ऊपर से किसी फुटबॉल के स्टेडियम के जैसा लगता है और ये पूरा 175 एकड़ में फैला हुआ है। इसके कई कमरों पर काले शीशे लगे हुए हैं और उनमें भी काले पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इन कमरों में कोई खिड़की तक मौजूद नहीं है। इन्हें लॉकडाउन रूम कहा जाता है। इन कमरों के अंदर से न तो कोई जानकारी बाहर आ पाती है और न ही कोई अंदर जा पाती है। यहाँ तक कि इसके अंदर कूड़ेदान पर भी काफी बारीकी से नजर रखी जाती है। अगर एप्पल कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको भी पता नहीं होता कि उसे कौन से रोल के लिए हायर किया जा रहा है। कई राउंड्स के इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद उसे कैंडिडेट को डमी पोजीशन के लिए हायर किया जाता है। कंपनी के अंदर एक कारपेंटर की टीम भी है जो कर्मचारियों के आसपास दीवार बनाने का काम करती है। यानी जब भी कोई टीम किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है तो उसके आसपास कारपेंटर टीम एक घेरा बना देती है। देखिए आज एप्पल का सबसे बड़ा रेवेन्यू आईफोन की वजह से ही आता है और माना यह भी जाता है कि भाई अगर कोई ग्राहक आईफोन को खरीदता है तो कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि आईपैड, मैकबुक और आईवॉच की बिक्री में भी इजाफा होता है। अच्छा आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि भाई एप्पल के हर प्रोडक्ट के शुरू में आई लगा हुआ होता है। तो देखिए 1984 में उन्होंने मैकिंटोश नाम का एक कंप्यूटर लॉन्च किया था, लेकिन वो लॉन्च होने के बाद पूरी तरह मार्केट में फैल रहा था। तो उसके बाद 1990 में कंपनी ने मैक कंप्यूटर लॉन्च किया और वो मैक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता था। तो उसमें इंटरनेट के आई को उठाकर इसे आई मैक बना दिया गया और उसके बाद तो कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट में आई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक कहानी कंपनी के लोगो को लेकर भी है। दरअसल इसका लोगो आधे कटे हुए सेव का है जो काफी पसंद किया जाता है। एप्पल के को फाउंडर वोजिनियाक ने अपनी एक बुक में कहा था कि एक बार मैं और स्टीव सफर कर रहे थे तो मैंने स्टीव से कहा कि भाई कंपनी का लोगो कैसा होगा। तो उस समय स्टीव जॉब्स से ओरेगन शहर से आ रहे थे जिसे सेब का बगीचा भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा एप्पल का नाम कैसा रहेगा और यही नाम फाइनल हो गया। अब इसे कटा हुआ इसलिए रखा गया है कि भाई ये बेर के जैसा या टमाटर के जैसा नजर ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस चैनल पर आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए बना सके। अगर वीडियो अच्छी लग ही रही है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ और लोगों तक अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो। धन्यवाद।